विकास डिमरी सर, वेलकम टू द चैट कार्ड एंड वेलकम टू अ पॉडकास्ट। सर कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे. थैंक यू वेरी मच मोनीश फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन. आपने आपका कीमती वक्त दिया है सर हमें. एब्सोल्यूट प्लेजर. आई लव शेयरिंग माय थॉट्स. आज का सर पॉडकास्ट काफ़ी अमेजिंग होने वाला है क्योंकि बहुत सारे डिस्कशंस हो गए, लाइक माउंटेन्स के बारे में, माउंट एवरेस्ट के बारे में, योगा है, जिम है, ऑर्गेनिक फूड्स है. तो बहुत कंटेंट भरा होने वाला है आज हमारा पॉडकास्ट. तो बहुत सारे कंटेंट्स मिलने वाले हैं सर हमें. आई एम श्योर अबाउट दैट. And I hope to give you enough information and knowledge about mountains and Mount Everest especially. या सर. सर बेसिकली हम देखने जाए तो जो बैंकर्स की लाइफ होती है, जो कॉर्पोरेट लाइफ होती है, काफ़ी बिजी होती है. लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. उनके टारगेट्स होते हैं, सो उन्हें वक्त नहीं मिलता. प्लस लेकिन अगर मैं आपकी बात करूँ, यू आर द फर्स्ट फुल टाइम बैंकर इन इंडिया टू हैव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट. सर कैसे वक्त निकाला आपने? ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट आंसर बड़ा सिंपल है. बहुत लोगों को ये लगता है कि प्रोफेशनल लाइफ में आदमी के पास टाइम नहीं होता है, इंसान के पास टाइम नहीं होता है टू डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम वर्क. Yeah. बट आई जेन्युइनली डू नॉट बिलीव दैट. मेरे हिसाब से इंसान जिस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहे उसके लिए टाइम निकाल सकता है. और यू नो there are many people who spend hours scrolling on Instagram, scrolling on social networks, and they have time for that, right? So if priorities are important to you, what are your important priorities? You can always find time for it. I have a very hectic work life. मेरा दिन 9:30 शुरू हो जाता है. शाम को रेगुलर वर्क डे 7:30, 8. At times it goes up to 9 o'clock. And I pursue passions like climbing mountains, completing triathlons, all of that. And I love reading, so उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना होता है. तो इसके लिए टाइम निकालने के लिए मुझे वो सब टाइम छोड़ना पड़ेगा जो मेरे लिए वेस्टफुल टाइम है. ओके. सो फॉर एग्जांपल मैं पहले बहुत सारा टीवी पे न्यूज़ देखता था. अब मैं बहुत कम देखता हूँ ओके. क्योंकि मैं न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ लेता हूँ और टीवी में क्विकली जो इन्फॉर्मेशन ग्रैब करनी है वो कर ली. सेम रेपिटेटिव न्यूज़ नहीं देखता. प्लस सोशल मीडिया इज देयर. सोशल मीडिया मैंने एकदम कम करके रखा हुआ है. आई एम नॉट ऑन फेसबुक एज यू वुड ऑलरेडी नो. आई एम देयर ऑन इंस्टाग्राम बट आई एम नॉट रियली वेरी एक्टिव there. Yeah. I'm on LinkedIn but not very active. Yeah. Right, I share only my thoughts when required. I don't spend endless hours scrolling. ओके. Okay. uh, on the other hand, I can find time in the morning. I sleep at about 9:30 every day, and I'm up at 5 o'clock. Okay. I go out to do my workouts at 6 in the morning. By the time I'm done with my workouts, it's already 7:30 or closer to 8. Come back, read the newspaper, get ready for work, and then have a full day's work. ओके. And if I'm training for an event, then I have to come back from work and I need to put an extra hour of training. So I come back from work and then put extra hour of training, and then retire for the day. आपकी फेवरेट बुक कौन सी है सर, और उसमें से आपको क्या चेंज मिला आपकी लाइफ में? मेरे बहुत सारे फेवरेट बुक्स हैं बट मेरे फेवरेट ऑथर हैं पीजी वुडहाउस. ओके. एंड पीजी वुडहाउस राइट्स वेरी ब्यूटिफुल स्टोरीज, फनी. तो उसमें से मैं सीख की जगह आई जस्ट रीड दोज बुक्स टू फील हैप्पी. Another favorite author has been Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. And same stories पढ़ के भी मैं थकता नहीं हूँ. ओके. I enjoy reading. But apart from that, I love reading history. I like reading about philosophy. Larry Collins and Dominic Lapierre, they are one of my, again, favorite authors. I've read a lot of history books. Apart from that, modern ones, some old ones, to give me perspective. सर जो सोशल मीडिया है एंड जो बुक्स है, जो किताबें हैं, उसमें भी नॉलेज है और यहाँ से भी नॉलेज मिलता है हमें. आपके हिसाब से व्हाट शुड अ ह्यूमन बीइंग प्रीफर, अ सोशल मीडिया और दे शुड रीड अ बुक? तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. आज के ज़माने में सोशल मीडिया इज गिविंग यू मोर कंटेंट. ना आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो कंटेंट कंज्यूम करने का. आपको खाली अपना टाइम पास करने के लिए कंटेंट कंज्यूम करना है तो यू कैन जस्ट कीप स्क्रोलिंग, राइट. यू कीप गैदरिंग इन्फॉर्मेशन. उसमें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा बट इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है, इन्फॉर्मेशन का सोर्स कितना क्रेडिबल है, क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, पर्सपेक्टिव, ये सोशल मीडिया में इन अ शॉर्ट 1 minute वीडियो यू कैन गेट वेरी लिटिल, राइट. बहुत बार इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए और कोई भी इन्फॉर्मेशन के लेयर्स को
एक्सपोज करने के लिए टाइम लगता है। तो जैसे प्याज होता है, प्याज को आपको हर लेयर को एक एक करके छिलते हैं तो अंदर तक प्याज रहता है, राइट। ऐसे इंफॉर्मेशन और एक पर्सपेक्टिव है, उसके बहुत लेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स है। इसमें ऊपर ही ऊपर से देखेंगे तो बड़ा सिंपल है, बट जब आप लेयर एक्सपोज करोगे तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलेंगी और बहुत सारे अलग अलग एंगल पता चलेंगे। ये एक 1 मिनट वीडियो में पता नहीं चल सकता, या राइट। और इसके लिए एक ह्यूमन बीइंग को सोचने का टाइम चाहिए, और वो सोचने के लिए भी आपको फुर्सत से अगर आप देख रहे हो और रिफ्लेक्ट करोगे तब होगा। जैसे बहुत सारे अच्छे पॉडकास्ट हैं, वो लंबे लंबे पॉडकास्ट होते हैं, राइट। उनमें कंटेंट बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है। आजकल बहुत अच्छे पॉडकास्ट चलते हैं जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं। बट जैसे फॉर एग्जांपल मैं सुनता हूँ तो मुझे 1-2 घंटे के पॉडकास्ट या 1 घंटे के पॉडकास्ट को मुझे एक एक पूरा दिन लग जाता है सुनने में, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट सुनना पड़ता है, नहीं तो आप इतनी इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हो। Likewise in books, it takes time to read a book. If it's a novel you are reading, a story, then you can read it fast. But if it's a involved book with thought, then you need to absorb it. So you have a great personality. Like I know your age fact, but I will not disclose your age over here. लेकिन अगर आजकल के जनरेशन की बात करें तो लोग हैं अगर ए साइड की बात करूँ, देयर आर पीपल जो जिम फ्रिक है, जो जिम जाना पसंद करते हैं, योगा करना पसंद करते हैं, जुम्बा है। लेकिन एक तरफा हम देखें बी साइड, तो यंगस्टर्स की बात करें तो जिसमें बहुत सारे लोग नशे में घुस चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जिसमें गर्ल्स भी इंक्लूड है। सर आपके हिसाब से जो नशे में है उनके लिए उनको क्या करना चाहिए दैट दे कैन ईजिली कम आउट? Because once they are involved in that, it's not easy to come out of that. So as per you, sir, what is the solution for that? Okay, so firstly, मेरा commentary and my answer to this will not be an expert advice. I can only share my perspective. Yeah. I think, from a neuroscience perspective, okay, there are things that make you happy. Okay, there are happy chemicals that get released in the brain. जो लोग नशा करते हैं, or you are having substances which give you happiness or give you ecstasy, they are releasing those chemicals in your mind. That is why you are getting ecstasy and you are feeling good, and that is why you want to get addicted. You keep doing it again and again because you want to feel good. So you get addicted to it. But वही चीज़ आप मीठा खाओगे तो भी होता है, आप शुगर खाओगे, अच्छा नाइस चॉकलेट खाओगे तो बहुत अच्छा लगता है, feel good about it. But neuroscience ये बोलता है कि actually exercise is the best way to feel happy. Okay. When you do exercise in the morning, the same chemicals get released in your mind. So you will find that people who are into fitness, who are exercising regularly, they don't need substances to feel happy, right? They don't need sugar, they don't need chocolates, they don't need any of these things to feel happy. They're happy because they're exercising. Those same chemicals have got released in their mind, brains, right? So I would think that instead of only looking at substances or external easy solutions, go out and exercise. You'll be healthier, you'll be happier emotionally and mentally. Exercise is the best solution for that. Yeah. सर अब हम डायरेक्टली माउंटेन्स की बात करते हैं। सर माउंटेन्स की सबसे अच्छी चीज़ क्या है और सबसे डरावनी चीज़ क्या है? ये आपने बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है कि मैं तो माउंटेन लवर हूँ और नेचर लवर हूँ, तो मुझे तो माउंटेन्स की सब चीज़ अच्छी लगती है। तो माउंटेन्स में पहले तो माउंटेन और हिल में एक बड़ा अंतर होता है, राइट? हिल इज़ छोटा पहाड़ी और माउंटेन बड़ा पहाड़ बहुत बड़ा होता है, राइट? और जिन टाइप के माउंटेन्स में मैं जाता हूँ ये बहुत ही रिमोट होते हैं। दे आर नॉट कि आप शहर से 1 घंटे में नहीं पहुँच सकते। Okay. हमको बहुत दिन लगते हैं पहुँचने के लिए वो माउंटेन्स में। तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि ये सिविलाइजेशन से एकदम दूर है, और जो हमारे सिविलाइजेशन की जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स गाड़ियाँ ये सब वहाँ पे है नहीं। तो बहुत सॉलिट्यूड मिलता है और बहुत पीस मिलता है। वेदर एकदम क्लियर होता है, ब्यूटिफुल वेदर, you just feel so good. And then once you get to the mountains, you realize how small we are. Nature is so much bigger than us, right? And then you realize कि आपके जो basic problems है लाइफ के, कि अच्छा यार आज का खाना अच्छा नहीं लगा, टेस्टी नहीं था, या अरे आज मेरे को ऑफिस में बॉस ने ये बोल दिया, या मेरी एक डील क्लोज नहीं हुई है। ये सारे प्रॉब्लम्स छोटे लगने लगते हैं,
क्योंकि नेचर इतना बड़ा है। हम सोचते हैं कि यार इसमें इतना इतना सुकून है, तो बहुत बार जब मैं माउंटेन्स में जाता हूँ तो मुझे वापस शहर आने का मन नहीं करता है। बट लाइक यू सेड, mountains are also full of danger if you are in the sport like I am, which is mountaineering. सब तरह के रिस्क होते हैं, एंड माउंटेनियरिंग इज बाकी स्पोर्ट्स में फिजिकल और लाइफ का रिस्क इतना नहीं होता है जितना माउंटेनियरिंग में होता है, क्योंकि यहाँ पे एक गलती एंड इट कैन लीड टू आइदर सीरियस इंजरी और डेथ, राइट। आप 6 मीटर से गिरो या 600 मीटर से गिरो, ठीक है, इसमें चोट का अंतर बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। और यू आर एक्सपोज टू द फ्यूरी ऑफ नेचर, स्टॉर्म आ गया, फ्रीक स्टॉर्म आ गया, फंस गए, एवलांच आ गया, रॉक फॉल हो गया, क्रेवास है, क्रेवास में कोई फंस गया, वेदर चेंज हो गया, so all kinds of risks are there, so it's very dangerous. So if you are looking at mountaineering, or anybody who's considering mountaineering has to understand that it is a very risky sport. Okay. And when you are into a risky sport, you have to understand that mountains are not going anywhere, right? You can come back to a mountain. You should know when to back off, and also understand the risks and take necessary precautions. यहाँ cowboys की ज़रूरत नहीं है. ओके, ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग में क्या फ़र्क है सर? ओके, ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग में एक्चुअली काफ़ी बड़ा फ़र्क है. ओके. ट्रैकिंग होता है जहाँ पे हम पहाड़ों में या जंगलों में या नेचर में चलते हैं, हाँ. अपने पैरों के हाँ. से. और बट तो इसका मतलब इफेक्टिवली ये है कि आप जब ग्रेडियंट या स्लोप ज़्यादा नहीं है तो आप पैरों से चल सकते हैं. यस. बट जब स्लोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और तो खाली पैर से नहीं चल सकते हैं, तब आपको हाथ भी चाहिए, ठीक है. तो हाथों का यूज़ भी लगता है, और अगर हाथ भी है तो हाथ के साथ इक्विपमेंट का भी यूज़ लगता है. और इक्विपमेंट तरह तरह के होते हैं, क्योंकि अलग अलग, अगर आपकी एकदम सीधी खड़ी दीवार है उस पर चढ़ना है तो हाथों में इतना ताकत नहीं है, पैरों में इतनी ताकत नहीं है, तो यू नीड मोर इक्विपमेंट. सो माउंटेनियरिंग इज अ स्पोर्ट ऑफ स्किल, टेक्निक एंड स्ट्रेंथ. ओके. Trekking is not a sport. It is a leisurely activity, is an outdoor activity which may require some bit of endurance. काइंड ऑफ हॉबी. Yeah, hobby, and it's a pastime, but it still requires endurance. कि आप थकते हो, आपको rest मिलता है, you need to be fit. But mountaineering is not only about fitness. It's also about technique. It's also about skill, being able to use the right equipment. Also have to be you should be aware of how to read environment. आपने माउंटेन्स में जो क्लाइंबिंग करते हैं वो बादलों को देख के पहचान जाते हैं कि यार बारिश होने वाली कि नहीं होने वाली, ठीक है, कि अगर बर्फ़ गिरेगी तो कितनी देर में गिरेगी, ठीक है. तो यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी एबल टू बी इन नेचर विदाउट बीइंग गाइडेड बाय गूगल मैप्स, क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं चलता, वहाँ तो आप बिना नेटवर्क के हो. यू आर बीइंग कॉल्ड द आयरन मैन ऑल्सो सर, इसके बारे में कुछ बताइए. सो आयरन मैन, मैं वो वाला आयरन मैन नहीं हूँ जो आप मार्वल कॉमिक्स वाले, वो तो वो तो मार्वल कॉमिक्स के होते हैं. बट आयरन मैन इज़ अ ट्रायथलॉन. ओके. आयरन मैन is considered one of the toughest endurance races on earth. ओके. It's a mix of 3 sports: swimming, cycling, and running. ओके. I'm also a marathoner, regular marathoner. Marathon is 42 kilometers. हाँ. नॉर्मली हम मैराथन्स जब करते हैं तो हम लोग एक दिन पहले आराम से रेस्ट करते हैं मैराथन के, पूरी रात सोते हैं अच्छे से, गेट अप इन द मॉर्निंग, ईट गुड फूड, गेट रेडी, एंड देन यू रन 42 kilometers, right? Typically that's how a marathon is run. In Ironman, it's actually one after the other event. So it starts with a 3.8 kilometer swim in the open waters, usually sea or lake, and the moment you're out of the water, you have to get onto a bike, cycle. ओके. और उसके बाद में आपको 180 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है, और 180 किलोमीटर साइकिलिंग करके जैसे ही ख़त्म करते हैं, आपको साइकिल से उतर के आपको रनिंग शुरू करनी है 42 किलोमीटर्स. सो अब आप मैराथन रन करने वाले हो आफ्टर हैविंग डन 3.8 किलोमीटर्स ऑफ स्विमिंग एंड देन 180 किलोमीटर्स ऑफ साइकिलिंग. अब आपको टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव, आप गेटवे ऑफ इंडिया में हो, गेटवे ऑफ इंडिया से आप 2 किलोमीटर स्विम करते हो सी में आगे,
और लौट के आते हो, और जैसे ही आते हो सीधे साइकिल पे बैठते हो और पूना साइकिलिंग करके जाते हो 180 किलोमीटर मोटा मोटा, एंड पूना में जैसे ही उतरते हो वहाँ आप मैराथन में पार्टिसिपेट करते हो. All of this you have to do in a single day's time. So if you start at 7 in the morning, you have to finish by midnight. If you finish by midnight successfully, then you get the title of Ironman. इसमें ब्रेक कितना मिलता है सर? आप ब्रेक लोगे तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे टाइम पे. So there is a time limit for this that Yes, you have you to complete in this much yes, hours only. yes, yes. How much hours are there? So Like typically 17, 16 or 17 hours, depending on where you are and what is the start time. Like I said, it is going to finish by midnight. 12 o'clock night को खत्म हो जाएगा. ठीक सर है, ये उसके पहले पहुंचना है. खत्म होने के बाद how was your reaction like? Health wise you were No, so it is, it is all of this one single day. So by the time you finish, so I can tell you my experience. For example, when I finished my Ironman in Australia, Okay. near Perth, the moment I crossed the line, the announcer calls and says, Vikas Dimri, you are an Ironman. Okay, so you acknowledge that, okay, now you have finished the Ironman, now you have the title. Okay, but then that's just the end of the इवेंट. उसके बाद तकलीफ शुरू होती है. ओके Okay. कि अब तक तो आप जोन में हो, आप एफर्ट डाल रहे हो टू गेट टू दैट पॉइंट. अब वो खत्म हो गया, अब उसके बाद सारे मसल्स अकड़ जाते हैं, क्रैम्प हो जाता है, सब कुछ वैसे ही क्रैम्प हो रहा था बट अब सब क्रैम्प फील होते हैं. आई क्रॉस्ड एंड आई थ्रू अप. okay. जो पानी पिया था सब थ्रू अप, एंड देन आई sat down. Then the medical team there, they do help us with physiotherapy. Physiotherapist आए, उन्होंने जैसे जैसे मुझे सपोर्ट किया फिजियोथेरेपी में, मेरा सारी बॉडी क्रैम्प होती गई और नेक्स्ट 1 घंटा मेरे से हिला नहीं जा रहा था. और उसके बाद अगले 2 दिन में चलने का स्टाइल मेरा एकदम अलग हो गया था, सारी मसल्स अकड़ चुकी है. तो so it's a tough experience, but once you finish it and you've recovered, and then you realize कि okay man, I am an Iron Man. Till yet how many people have completed this? I would Including you. I would not know about how many people have completed the Ironman. Not many people would have completed Ironmans in the world, but complete climbing the summit of Everest and completing an Ironman, I was the first Indian to do Oh, that. wow. And and I don't think there are more than 3 or 4 people who have. सर तो डायरेक्टली अब हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं सर. सर ये जर्नी जो थी आपकी उसके बारे में प्लीज कुछ बताइए. आपको अच्छा पूरी जर्नी के बारे में जानना है? Yes, But sir. पहले माउंट एवरेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ आपको. प्लीज सर. सो माउंट एवरेस्ट आप लोग सब जानते हैं कि इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ. या You also know that it is 8,848 meters high. या That's 29,035 in feet, right? So, but actually कितना हाई है? एक नंबर है 8,848, बट ये 8,848 कितना हाई है ये समझना ज़रूरी है. तो आप सोच के देखिए कि आप समझिए बॉम्बे में है और आप ऊपर देखेंगे स्काई की तरफ, ठीक है, तो जहाँ आपको ऊपर एरोप्लेन दिख रहा है, दैट इज द एल्टीट्यूड. अ कमर्शियल प्लेन फ्लाइज एट 30,000 feet, right? So that's the altitude of Mount Everest. For everybody, Everest is, for some people it is God or rather goddess. For Tibetans and Nepalis, for mountaineers it's it's a peak. But मुझसे पूछेंगे तो Mount Everest is one of the most inhospitable places on earth. ओके. Okay, one of the most dangerous places on earth. Temperature drops to -60 degrees Celsius. Oxygen is 1/3 that at sea level. मतलब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, हम लोग सांस ले रहे हैं, हमको रियलाइज ही नहीं हो रहा है. बट वहाँ पे आपको ऑक्सीजन इतनी कम है कि आपको सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के लिए 3 बार ब्रेथ लेना पड़ेगा, तब मिलेगी उतनी सांस. ओके. ठीक है. और विंड स्पीड्स कैन गो अप टू 120 किलोमीटर एन आवर. ओके, सो बेसिकली हरिकेन स्पीड्स, जिसमें पूरे घर उड़ जाते हैं, उस टाइप की विंड स्पीड्स होती हैं. तो इमेजिन कीजिए कि एक माउंटेनियर है जो एक माउंट एवरेस्ट के समिट के पास पहुंच रहा है. एक तरफ नेपाल है, 2 किलोमीटर नीचे ड्रॉप है, 2 किलोमीटर वर्टिकल ड्रॉप, और दूसरी तरफ चाइना, 2.5 वर्टिकल किलोमीटर ड्रॉप. विंड स्पीड्स कैन बी 100 किलोमीटर एन आवर. सो ऐसे उड़ेगा तो पता चले चाइना गया कि नेपाल गया, पता नहीं चलेगा. ठीक है. और टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस. ऑक्सीजन इतनी कम है कि खड़े खड़े सांस लेने में तकलीफ है, उसको ऊपर चढ़ना है वर्टिकल विद अ बैकपैक विद ऑल द इक्विपमेंट एंड shoes which are heavy, equipment, devices. That's the kind of
thing we're talking about. So a journey to the top of Everest can be defined in कि यार उस ऊपर कैसे पहुंचे हैं. बट एक्चुअली ये मेरे लिए 4 साल की जर्नी थी. तो फर्स्ट टाइम मैं 2014 में एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक पे गया विद सम फ्रेंड्स. तो पहले मैंने सोचा ये रेगुलर ट्रैक है. तो चलते चलते आफ्टर 10 days ऑफ ट्रैकिंग आई रीच द एवरेस्ट बेस कैंप. तो मैं एवरेस्ट बेस कैंप में नीचे खड़ा हुआ और मैंने ऊपर देखा माउंटेन की तरफ. एवरेस्ट बेस कैंप इज एट 5,400 meters altitude broadly. एंड देन आई लुक्ड अप एंड आई सेड ये 3.5 किलोमीटर ऊपर तो ज़्यादा दूर नहीं लग रहा है. तो अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो क्या मैं ऊपर तक पहुँच सकता हूँ. ऐसे मेरे दिमाग में आइडिया आया. एंड फिर मैं चल के वापस बॉम्बे आ गया. और ऐसे ही 1 साल मेरे दिमाग में ऐसे थॉट चल रहा था कि यार कुछ करना चाहिए यार. एवरेस्ट चढ़ना है, एवरेस्ट चढ़ना है. फिर मैंने बोला मैं ऐसे ही सपने देखता रहूँगा तो कुछ होना नहीं है. ठीक है, इसको बोलते हैं ख्याली पुलाव. बोला एक्चुअली ख्याली पुलाव को रियल में कन्वर्ट करना ज़रूरी है. तो मैंने बोला माउंटेन चढ़ने के लिए क्या करना होता है. तो मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई. देन आई रियलाइज कि माउंटेनियरिंग इज़ नॉट लाइक ट्रैकिंग. ट्रैकिंग इज़ ओनली वॉकिंग ऑन योर feet, and mountaineering is where you use your hands, legs, equipment. तो अगर मुझे माउंटेन चढ़ना है तो पहले मुझे माउंटेनियरिंग सीखनी पड़ेगी. एंड देन आई हैव टू डेवलप स्ट्रेंथ. एंड देन ऑफ कोर्स कोई माउंटेन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एवरेस्ट की, विच इज़ दी हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ. when in 2014 when I was thinking of this, less than 5,000 people had ever climbed Everest. Okay. So I wanted to be one amongst those 5,000 people who had climbed Everest. So the journey started with a thought, an idea. Then it got converted into breaking down that idea into what is needed to convert that idea into a goal. Okay. So I enrolled for a mountaineering course at the Atal Bihari Institute of Mountaineering in Manali. What is called the basic mountaineering course. जब मैंने वो कोर्स किया 28 दिन का, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कितना नहीं आता. उसके पहले तो मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता. बट आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स आई रियलाइज हाउ मच आई डोंट नो. सो दैट हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाट आई नीड टू डू मोर नाउ. So then I enrolled for the next course and I qualified for the advanced mountaineering course. And I did an advanced mountaineering course from Manali again. By the time I finished the advanced mountaineering course, I knew that मेरे को techniques तो आ गई, मेरे को theory समझ में आ गया. अब मुझे ट्रेनिंग करना पड़ेगा to prepare and become good. So the next 2 years I just trained hard and trained myself, skilled myself to get ready for climbing Everest. All this while, I'm a professional banker. I have a full-time job. My day starts at 9:30. I have a full day's work. So all of this I had to do training on Saturday, Sundays, or in the mornings or evenings, or जब मेरी छुट्टी है तभी. So I kept doing that for next 2 years. And in April 2017, I took the flight to Kathmandu. And then trekked eight days up to the Everest base camp, which is where we set up our base camp. And then over the next 40 days, my expedition went up to the towards the summit. Of course, in 2017, it was not a successful attempt. I had to turn back. Came back to Bombay, and I was, I was broken emotionally, physically, and I had to deal with that. But my eyes were set on climbing the Mount Everest. So the next 1 year, I continued to work hard. वो बोलते हैं ना कि mountain cannot become taller, you can become stronger. So that's what I decided. आपकी पहले फर्स्ट अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रही. हाँ जी. सेकेंड अटेम्प्ट के लिए आपने जो प्रिपरेशन किया था उसमें क्या अलाउड किया था? तो मैंने जो चीज़ों में मेरे क्लाइम करते समय समझ में आया कि मैं जो चीज़ें इंप्रूव कर सकता हूँ, मैंने वो सब चीज़ें चेंज की. मैंने अपने आप को इमोशनली और मेंटली काफ़ी ट्रेन किया टू हैंडल फर्दर चैलेंजेस, राइट, बिकॉज a lot of it is also emotional and mental challenges. And then I also prepared in terms of logistics, finding the right teams to join. And then we went back in 2018, the very next year, and continued to climb same 8 days trek to the Everest base camp, expedition of 40 days, and finally on the 18th of May 2018 I reached the top. So after about 5 years of
training. So the journey was 5 years. व्हाट वाज द रिएक्शन जब आपके गोल को आपने टारगेट कर लिया था और जब आपने अचीव कर लिया था? व्हाट वाज द रिएक्शन और वहाँ पे एनर्जी कैसी थी सर? Okay, so जब मैंने so the final days push started at about 8 in the night. ओके Okay, pitch dark, there's nothing, खाली ऊपर तारे दिख रहे हैं. We are at 8,000 meters, we are at the 14th highest point in the world. Okay, there are only 14 peaks higher than 8,000 meters. So at 8,000 meters, which is the Camp 4, I was at 14 highest point in the world. And at 8 p.m. when I started, it was very cold. Okay, but my mind was set. मुझे मालूम था कि मेरे को continue करना है climb. And this is the night which will define my life. So I started off and continued climbing. After a few hours of climbing, जब क्लाइंब कर रहे हैं तो पूरा अंधेरा है, सामने खाली अपनी लाइट से दीवार दिख रही है, स्नो एंड रॉक. लेफ्ट साइड देखो तो पिच डार्क, बिकॉज इस तरफ कुछ नहीं है. राइट साइड देखो तो पिच डार्क, कुछ नहीं है. चढ़ते जा रहे हैं और 12 बजे के आसपास मैं एक पॉइंट पे पहुंचा जिसको हम बोलते हैं बैल्कनी. लेकिन वो थोड़ी सी जगह है वहाँ पे, जैसे बैल्कनी होती है उतनी सी जगह है जहाँ पे रुक सकते हैं, नहीं तो ऐसी खड़ी दीवार है. तो वहाँ पहुँचे. वहाँ पे हम यूजुअली माउंटेनियर्स ब्रेक लेते हैं, पानी वानी पीते हैं, चाय पीते हैं, मतलब जो थर्मस में गर्म पानी है, वॉटेवर, थोड़ा कुछ खाना है, एनर्जी लेना है, तो एक ब्रेक लेते हैं. तो वो किया. तो मैंने अपनी घड़ी देखी. मैंने बोला यार मेरी घड़ी में तो 2 बजे दिखा रहा था, जबकि मुझे अंदाज़ा था कि ये 12 बजे होंगे. देन आई रियलाइज़ कि मेरी वॉच GPS वॉच है, तो अभी चाइना का टाइम पकड़ रही है. ठीक है, बिकॉज इट इज़ द रिज इज़ द बॉर्डर ऑफ चाइना एंड नेपाल, सो इट इज़ ऑलरेडी कैचिंग दैट. So after that, funny incident, we started climbing again. Climb, till the point that I got to a point which is called the south summit of Everest. The south summit of Everest is at 8,600 meters, about 250 meters, 200 meters below the summit. अगर ये इंडिपेंडेंट माउंटेन होता तो ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन होता साउथ समिट. बट साउथ समिट की बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि साउथ समिट पहुंचने के बाद ना एक ऐसा स्ट्रेट ड्रॉप है टू गेट ऑन टू अ नाइफ रिज. नाइफ रिज के इस तरफ नेपाल है और इस तरफ चाइना है. और ये नाइफ रिज इसलिए बोलते हैं कि चाकू की तरह तेज़ धार है उसकी. तो उस पर उतरना है. अब जब ऐसे खड़े होकर नीचे देखते हैं तो ऐसा लगता है यार मैं से 10 फुट नीचे नहीं उतरा जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा इधर गिरे तो सीधे नीचे गिरोगे, इधर गिरे तो दूसरी तरफ गिरोगे. बट हिम्मत जुटाई एंड देन आई गॉट डाउन एंड देन आई कंटिन्यूड क्लाइंबिंग. एंड एट अबाउट 6:18 in the morning I reached the summit of Everest. When I reached the summit of Everest, I just fell on my knee. I thanked everybody who had helped me get to the top. I felt a deep sense of gratitude because I had never imagined that somebody as ordinary as me can reach an extraordinary point like this. And first few minutes I was completely overwhelmed. मेरे आँख से पानी निकल रहा था. मुझे लग रहा था कि अब इस -60 डिग्री टेम्परेचर में फ्रीज हो जाएगा. ठीक है. और बट फिर मैंने अपना गॉगल्स ऊपर किया, अपने फ़ोन से फ़ोटो लिया, बिकॉज आई वांट वन पिक्चर ऑन द टॉप ऑफ एवरेस्ट. एंड देन आई लुक्ड अराउंड. when I looked towards the north, I could see Tibet for hundreds of kilometers, brown and white, like a desert, Tibet. And then I looked east और मैंने कंचनजंगा और वो रेंज देखी. कंचनजंगा इंडिया में है, तो मुझे लगा अच्छा वो इंडिया है. When you finally reached the Mount Everest, what was the temperature over there? The temperature at that point of time, I think in the morning must have been about -40 or so. Yeah. So कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना इज इजी, बट वहाँ से नीचे उतरना इट्स वेरी टफ. सो इसमें क्या रियलिटी है? ये तो आई थिंक दोनों ईजी तो नहीं है बिल्कुल भी. आई थिंक टू रीच माउंट एवरेस्ट, द समिट ऑफ एवरेस्ट इज डेफिनेटली नॉट ईजी. ईजी होता तो हज़ारों की तादाद में लोग कर रहे होते. तो इट्स नॉट ईजी एट ऑल. इट इज़ फुल ऑफ डेंजर. बट डिसेंट इज़ वेयर मोस्ट एक्सीडेंट्स हैपन एंड मोस्ट डेथ्स हैपन. बिकॉज एक तो पहली बात यह है कि आदमी थक गया होता है फिजिकली चढ़ते हुए, तो उतरते हुए डेंजरस हो जाता है. और कोई भी माउंटेन में उतरने में कंट्रोल कम होता है, बिकॉज योर बॉडी इज ऑल्सो बीइंग ड्रॉन बाय ग्रेविटी डाउन.
right? So you're working, so when you're climbing, you're working against gravity, so you're going up, so your body is working that way. But when you're coming down, तो gravity का effect होता है, so there are greater chances of falls and मेरे साथ हुआ in 2017. एक फीचर है माउंट एवरेस्ट में कॉल्ड द लोत्से फेज. Okay. उस पे मैं नीचे उतर रहा था आफ्टर दैट अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट. आई वाज कमिंग डाउन एंड आई स्लिप्ड एंड आई आई केप्ट स्लाइडिंग फॉर ऑलमोस्ट 50 odd meters. तभी और ट्रेनिंग किक्ड इन एंड आई हैड एन आइस एक्स. तो मैंने ट्रेनिंग में बहुत आइस एक्स अरेस्ट प्रैक्टिस किया था. ट्रेनिंग किक्ड इन, fraction of a second I turned around and I was able to save myself that day. नहीं तो उस दिन मैं मर चुका होता और आपके सामने नहीं बैठा होता. सर आपने जब ये जर्नी शुरू हुई थी क्या आपने कुछ डेड बॉडीज देखी थी वहाँ पे? सो ये थोड़ा ये रियल सिचुएशन है, राइट? इट्स अ लिटिल मॉर्बिड सब्जेक्ट, बट डेथ एंड नेचर एंड एक्सट्रीम नेचर एंड माउंट एवरेस्ट आर सिनोनिमस. For every 100 people who summit Everest, 4 people die. Okay. ये तो रोड एक्सीडेंट्स भी इतने नहीं होते हैं जितने क्लाइंबिंग में होते हैं. और जिस एल्टीट्यूड में होते हैं वहाँ से डेड बॉडी रिट्रीव करना बहुत डिफिकल्ट होता है. सपोज अ पर्सन इज क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट एंड अगर उनको वहाँ पे हार्ट अटैक आ गया तो फिर वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज क्या है? So, okay, that's a good question, but let me kind of tell you, most people don't die there of heart attacks and stuff like that, right? Okay. Because people who are going there are extremely fit people, Okay. right? So, chances of them having, lifestyle disease is very low Okay. because they are on the topmost fitness level. What is what should be the actual weight of a man or a woman when they are starting this journey? Yeah, it's not, there's no formula, right? But basically you must be on your fittest self, which means that because आप चढ़ने वाले हो माउंटेन को, तो यू हैव टू कैरी योर ओन वेट अप. Okay. सो जितना एक्स्ट्रा वेट आपकी बॉडी में वो सब खत्म हो जाना चाहिए. अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपका वेट ज़्यादा होगा, आपकी हाइट कम है तो आपका वेट कम होगा, आपकी मस्कुलर बॉडी है तो वेट ज़्यादा होगा. बट जो फैट है और जो एक्स्ट्रा वेट है, जो एक्सेस बैगेज बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए. What luggage do you carry with you like while climbing the Mount Everest? We have to carry a lot of equipment, food along with us. Typically people who are climbing, who are real mountaineers who climb mountains, they carry almost 20 kgs along with them as additional weight. So if my weight when I was climbing Everest was 66 kgs, I was carrying 66 plus 20, right? So अपनी body भी carry करनी है और 20 kgs भी carry करना है, right? So 86 carry कर रहे हैं. तो इसके लिए you need to be in the fittest self. So therefore you will not find people dying of heart attacks on Mount Everest. However, people die of accidents, right? और बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन हो गया, लोग उसमें मर गए. और कोई क्रेवास में गिर गया, या कोई ऊपर से गिर गया, या ऊपर से रॉक गिर गया और वो हो गया. या सो व्हेन दिस हैपेंस द बॉडीज विल बी लेफ्ट देयर, बिकॉज बॉडी को नीचे लाना और डेंजरस है, क्योंकि वो तो बॉडी तो के साथ में जो लेके आ रहा है नीचे, उसका भी रिस्क हो गया लाइफ का. सो देयरफॉर मोस्टली बॉडीज आर लेफ्ट देयर. एक्चुअल बजट क्या होता है ये जर्नी का माउंट एवरेस्ट जाकर रिटर्न आने का? Okay, now times have changed, so budgets can be anything between Indian rupees sense में आप पूछेंगे तो 40 लाख से 1 करोड़ तक. Okay. Okay. For one expedition. मेरे जैसे आपने 2 एक्सपेडिशन किए तो आपको डबल खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है? पर उसमें 2 पार्ट होते हैं. एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, एक नेपाल गवर्नमेंट या चाइनीज गवर्नमेंट से एक परमिट लेना पड़ता है टू क्लाइंब एवरेस्ट. Okay. राइट? इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन क्लाइंब. सो उसी का 8-10 लाख का खर्चा होता है. फिर आपका एक्सपेडिशन 40 डेज़ के लिए है. 40 डेज़ में आपको खाना है, आपको रहना है, तो आपका पूरा वो सब चाहिए. सो दैट अब अगर बॉम्बे में खाना लेने जाएंगे तो एक पर्टिकुलर प्राइस में मिलता है, बट अगर आपको माउंट एवरेस्ट में खाना चाहिए तो बॉम्बे से वहाँ जाना है, तो उसकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी उसमें इन्वॉल्व है. राइट? सो देयर इज अ लॉट ऑफ लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व इन द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व. Right? So all of this multiplies the cost. Then if you have, because you are not climbing alone, you are a team, then you have support teams also who are helping you. So उनका cost भी multiply हो जाता है. So for every additional day, additional person, the cost multiply. Therefore it's high. But there are
there are certain kind of operators who provide more comfort and more equipment and better. So if you're going with a team which has got very experienced guides, the experienced guides don't come cheap, right? You have to pay them high salaries, right? Because आपको गाइड चाहिए, आपको अच्छा गाइड चाहिए, तो अच्छा गाइड क्वालिफाइड, उसने भी तो बहुत मेहनत की है क्वालिफाई होने के लिए, तो दे डिजर्व द राइट काइंड ऑफ मनी, राइट? बिकॉज दे आर ऑल्सो पुटिंग देयर लाइव्स एट रिस्क. सो यू हैव टू डू दैट. आपको अपनी इंश्योरेंस मिलती नहीं है, बिकॉज नो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू इंश्योर, और मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्स अ क्लाइंट टू एवरेस्ट, राइट? Okay. Nobody insures, right? The moment you say so, insurance companies में all these dangerous sports are not allowed only, right? So आपका इंश्योरेंस इनवैलिड हो जाता है. तो बट आपको अगर कुछ हो गया तो वहाँ से आपको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना है, तो हाई अप तो कोई रेस्क्यू नहीं होता है, आपको नीचे तक आना है, वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए भी आपको पैसा देना है, तो रेस्क्यू का आपको चार्ज देना है. सो दैट्स हाउ दिस कॉस्ट मल्टीप्लाई. It got a dangerous journey. Okay, so what was the family reaction when they knew you are going again? You are doing the second attempt. I think no family wants their family members to take dangerous pursuits. But I think the reason I wanted to climb Everest was to show to everybody that somebody as ordinary as me can do something as extraordinary as climbing Mount Everest, and through that inspire people to step out of their comfort zones and stretch their limits and test their limits, right? And I think जब आपका पर्पस बहुत क्लियर है आपके माइंड में, तो आपके फैमिली, आपका सपोर्ट सिस्टम, आपका जो एनवायरनमेंट है, वो ये ग्रेटर पर्पस को सपोर्ट करता है, राइट? सो इवन इफ दे डोंट वांट टू, दे विल स्टिल सपोर्ट बिकॉज द पर्पस इज गुड. सर देन टू, आपने अगर डेड बॉडीज देखी हो वहाँ पे, तो कैसी कंडीशंस में थी? ये डेड बॉडी तो डेड बॉडी कंडीशन में होती है, बट प्रिजर्व रहती है, बिकॉज आप टेम्परेचर इतना लो है कि बॉडी उसमें हमेशा प्रिजर्व रहती है. वो सेम उनकी बॉडी में वही जूते हैं, वही ड्रेस है जैसे पहले थी, राइट? तो कहीं कहीं पे तो पहले कुछ डेड बॉडीज़ को मार्कर्स की तरह यूज़ करते हैं, कि ग्रीन बूट्स करके एक मार्कर है, कि अच्छा आपने एक पॉइंट क्रॉस किया तो उस पॉइंट, वहाँ तो पॉइंट है नहीं, बोलते हैं अच्छा अभी मैंने ग्रीन बूट को क्रॉस कर लिया. ओके. ओके, सो वैसे है. तो बॉडी की कंडीशन तो वैसी रहती है. सो व्हाट इज अ 2 PM रूल ओवर देयर? Okay, that's an interesting question and a good question. So, when you are getting to mountains में usually especially when you are talking about mountains like Everest, ओके. जो बहुत हाई हैं, इतने हाई हैं कि वेदर पैटर्न्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे होते हैं. ओके, तो जैसे ही सन ऊपर आता जाता है, वेदर चेंज होती रहती है. ओके, तो 12 बजे के बाद वेदर डिटेरियोरेट हो जाती है यूजुअली. ओके, बिकॉज इट्स ऑल रॉक एंड आइस एंड स्नो, राइट? तो टेम्परेचर बढ़ता है, एटमॉस्फेयर में टर्बुलेंस क्रिएट होता है, एंड देन वेदर चेंजेस. सो इट बिकम्स डेंजरस टू बी इन द माउंटेन्स विदाउट कवर. मतलब आप टेंट के बिना उस कवर में हो तो बहुत डिफिकल्ट है. देन यू हैव टू बी इन सेफ्टी बाय द टाइम इट बिकम्स डार्क, राइट? नाउ दिस 2 PM रूल जिसकी बात कर रहे हैं, वो यूजुअली क्या होता है कि when you are climbing from the last day, which is from Camp 4 to the summit and back, आपको कैंप 4 से शुरू करना है. आप रात को, जैसे मैंने बताया, मैं 8 बजे के आसपास शुरू किया था, एंड देन यू वांट टू हैव टू गेट बैक टू सेफ्टी ऑफ कैंप 4 विद इन अ रीजनेबल टाइम. एंड रिमेंबर, दिस इज ऑल डेथ जोन, एंड इन डेथ जोन the oxygen level is so low, and the human body is not designed to survive at that altitude. या. Okay, every minute the cells of the body, the tissue is dying. So if you don't do anything for 24 hours, you will die in 24 hours. That's why it's called the death zone. Okay, so we want to minimize the time in the death zone. Okay, and if you are not back in camp 4 and in safety by then, okay, then the chances of surviving is very low. तो माउंटेन्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब आपको रिटर्न करना है. तो बहुत सारी टीम्स एक हार्ड रूल बनाती है कि 11 बजे टर्न करना है, 12 बजे टर्न करना है, 2 बजे टर्न करना है, राइट? सो देयर विल बी सम टीम्स विल से ओके एट 12 PM वी विल, और 12 noon वी विल टर्न अराउंड. जो भी जिस पॉइंट पे वहाँ से टर्न अराउंड करेगा, बिकॉज व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज टू बी सेफ. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रीचिंग द समिट एंड नॉट कमिंग बैक अलाइव?
फिर तो काउंट ही नहीं हुआ, यस, ठीक है. अब इफ यू कम बैक अलाइव देन ओनली यू हैव अ सेकंड चांस, 100%. right? So therefore safety is already built into the protocol of a mountaineers. तो लोग जो सोचते हैं कि माउंटेनियर्स रिस्क लेते हैं, तो रिस्क लेते हैं बट विद सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इन प्लेस. हाँ सर, तो लेकिन अगर हम देखें वहाँ पे जैसे कि क्लाइमेट चेंजेस कभी भी कुछ भी हो सकता है वहाँ पे. सो ऑब्वियसली एवरी ह्यूमन बीइंग, जितने भी इंसान हैं, सबकी अपनी अपनी बॉडीज़ होती है एंड सबको अपने अपने जो नेचर होता है उस हिसाब से एक सब बदलते रहते हैं. बॉडी के जो काउंट्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ब्लड प्रेशर जो पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं. आर डायबिटिक पेशेंट्स अलाउड ओवर देयर, लाइक कैन दे क्लाइम द माउंट एवरेस्ट इफ दे वांट? I think diabetic patients should be able to do it. Only thing is that they would need medical certificate from their practitioners, because you know you need a fitness certificate from a practitioner before you get a permit from the Nepal or Chinese government. ओके. But I doubt that lifestyle disease, people with lifestyle disease would be mountaineers. Usually mountaineers are fit, so they don't have lifestyle diseases. सो व्हाट कौन सा खाना खाना चाहिए? लाइक अगर ये जर्नी जब शुरू होने वाली होती है तो उसके पहले 2 महीने पहले जो प्रिपरेशन या 3 महीने पहले जो प्रिपरेशन होती है उसमें कैसे ऑर्गेनिक फूड्स लोग खाते हैं? लाइक आपने क्या आपका डाइट रखा था? तो पहले तो आई थिंक ये मिसकंसेप्शन है कि ये सोचना कि ऐसी जर्नी शुरू करने के 2 महीने पहले 3 महीने पहले चेंज होते हैं. ऐसी जर्नी शुरू करने के पहले आपको सालों से चेंज करने पड़ते हैं. ओके. राइट, इट डजंट हैपन, योर बॉडी डजंट चेंज इन 2 months टाइम. Okay, so it requires years of training and years of good nutrition and healthy eating. So first and foremost तो आपको eating healthy करना होता है. Okay, चाहे वो, and मेरा मानना ये है कि चाहे आप माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हो या रेगुलर लाइफ चल रहे हो, healthy eating should still be there. But there are some things that we kind of have to make sure. Firstly, because you're going to train so hard, so your body goes through a lot of breakdown. तो आपके पास में सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स करेक्टली जाना चाहिए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, करेक्ट कॉम्बिनेशन में जाना चाहिए. सो आपका डाइट उसके हिसाब से होता है. बट ऑल्सो बिकॉज हर एक जगह के अलग अलग इशूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल इंडियंस आर यूजुअली डेफिशिएंट इन विटामिन डी, and vegetarians and Indians are usually deficient in vitamin B12. हाँ. Okay, so you introduce those kind of supplements in your diet. Then मैग्नीशियम एंड जिंक हमारे डाइट में कम होता है. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो यू स्टार्ट सप्लीमेंट्स ऑन दोज, और यू ईट फूड्स विच आर रिच इन मैग्नीशियम, जिंक, राइट, एंड कैल्शियम, विटामिन सी टू यू, सो दैट यू डोंट गेट इन्फेक्शन, सो दैट यू कैन कंटिन्यू टू ट्रेन effectively. And so the diet has to go through changes, but it can't happen in one day's time, right? It takes time. तो ये करना पड़ता है. इसके अलावा specifically as you train, you are basically trying to remain strong and fit, and don't gain too much weight, because you have to that weight you don't want to carry up, right? But also you can't be very low weight, because जब आप उस temperature में हो तो body is going to draw from your own body, राइट. जो हमको एनर्जी चाहिए वो हमारे फैट सोर्सेज से आने वाली है. तो आपकी बॉडी में जो फैट अगर ख़त्म हो गया तो बॉडी को क्या मिलेगा? तो ऐसा नहीं कि आपको ज़ीरो फैट में होना है. तो यू विल स्टिल ईट फैट्स एंड फूड्स. बट वंस यू आर इन द माउंटेन, देन देयर इज़ नो लग्जरी ऑफ वेजिटेबल्स. वहाँ वेजिटेबल्स तो है नहीं, ठीक है. वहाँ आपको बेसिक जो आपने पैक करके लेके गए हैं, जो वहाँ पे खाना बनाना इज़ सो डिफ़िकल्ट, बिकॉज टेम्परेचर इज़ लाइक आई सेड वेरी लो, राइट. अब देयर इज़ नो वाटर, तो वहाँ आइस को तोड़ के उसको मेल्ट करते हैं. आइस को मेल्ट करने में हाई अप 1 लीटर पानी बनाने के लिए 40 मिनट लग जाते हैं. ओह. ठीक है. वो 40 मिनट आपने पानी गर्म किया, तो पानी हम डिहाइड्रेटेड फूड में डाल के उसको हाइड्रेट कर लेते हैं. पहले से डिहाइड्रेटेड फूड लेके आते हैं वो खाने के लिए, क्योंकि खाना पकाने का स्कोप नहीं है, ठीक है. और या फिर आप ड्राइड फ्रूट्स खाओगे एंड पानी पियोगे, या आप चॉकलेट्स खाओगे. सो यू ईट एनर्जी रिच फूड. तो व्हेन यू आर हाई अप एंड यू आर ओनली सर्वाइविंग, राइट, देन यू आर ओनली टेकिंग एनर्जी रिच फूड. ऑल दैट कैन बी कंसिडर्ड जंक हियर इज गुड देयर, ठीक है, बिकॉज आपको चीज़ जिससे एनर्जी मिलने वाली है, क्विक एनर्जी इज ऑलवेज जंक. सपोज जब एक जर्नी शुरू होती है और वहाँ पर जो हम लगेज में जो भी फूड्स लेकर जाते, खाना लेकर जाते, अगर वो ख़त्म हो जाता है ड्यू टू सम नेचुरल कैलेमिटीज़, ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है, अगर फूड है ही नहीं, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करना है? ओके, सो अगर फूड नहीं है
तो बॉडी कैन सर्वाइव वेरी फॉर अ वेरी लिटिल टाइम, बिकॉज बॉडी में फिर भी फैट होता है, तो बॉडी कैन यूज इट्स ओन फैट एंड प्रोटीन, तो वो तो सर्वाइव हो सकते हैं. बट बेसिकली जब आपके पास फूड खत्म हो गया तो आपका एक्सपीडिशन अबॉर्ट करना पड़ता है आपको. ओके. ठीक है, आपको वो पॉइंट हो गया जब आपको इनफैक्ट फूड खत्म होने के पहले आपको पता है कि अब खत्म होने वाला है, 1 दिन का फूड बचा है, 2 दिन का फूड बचा हुआ है. आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ. इन 2019 or rather 2020, I was climbing a mountain called Tharkot. Tharkot. In Uttarakhand. Hmm. In November. It was a winter expedition. And we were going to make a summit attempt in a day's time. तो we had already stocked up. तो हम अपने बेस कैंप से सारा सामान फूड वूड लेके अगले कैंप में चले गए थे और वापस आए क्योंकि हमको अगले दिन फिर और सामान लेके जाना है और फूड हमने आगे छोड़ दिया है ऊपर. और उस रात को बहुत बर्फ़ पड़ी और वेदर ख़राब हो गया और बर्फ़ पड़ती रही और इतनी ख़राब हो गई कि अब आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाए. ओके. हमारा फूड सब आगे है और हम पीछे छूट गए. तो अब हमारे पास एक ही दिन का खाना बचा था, तो हमको थारकोट का क्लाइंब अबॉर्ट करना पड़ा. ओके. तो वी सेड वी कांट गो. देन वी क्लाइंब अनदर माउंटेन जहाँ पे हमको खाना मिल सकता था, बट वी हैड टू लीव. तो अब हमारा वो खाना कितने सालों के लिए पड़ा वहाँ पे किसी को नहीं पता. सर क्या वहाँ पे जंगली जानवर होते हैं? जंगली जानवर लोअर एल्टीट्यूड पे होते हैं. देखिए, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ एवरेस्ट, राइट, वन हैज़ टू अंडरस्टैंड द एल्टीट्यूड. एट अबाउट 4,000 मीटर्स तक तो पेड़ होते हैं. ओके. ठीक है, उसके बाद पेड़ खत्म हो जाते हैं. ओके. क्योंकि इतनी ऑक्सीजन ही नहीं है कि पेड़ सर्वाइव कर सकें. हाँ. तो पेड़ की जगह बुश बच जाते हैं, जुनिपर बुशेस एंड ऑल ऑफ दैट. और अब 5,000 मीटर एंड अबव जाते हैं तो जुनिपर बुश भी नहीं बचते हैं, छोटे छोटे लाइकन बचते हैं. और उसके भी ऊपर जाते हैं तो खाली रॉक और आइस होता है. जब आदमी के लिए सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं है तो वाइल्ड एनिमल के सर्वाइवल के लिए क्या होगा? देयर इज नथिंग, राइट, एट दैट एल्टीट्यूड. However, there are certain mountains and certain kind of animals who can survive at high altitude, but they have to come down for food. जैसे स्नो लेपर्ड होता है. ओके. Okay, but they are very rare. They are very shy and they don't, So I've only seen a snow leopard in Spiti Valley, ओके. but I have not seen wild animals in सर high altitude. बहुत बार कहा जाता है कि माउंटेन्स पर येटीज होते हैं. क्या आपने ऐसा कुछ फेस किया है? इज इट ट्रू कि येटीज एक्चुअली एग्जिस्ट? तो यति एक मिथिकल क्रीचर बोलते हैं. हाँ. ओके, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से हो, उसके ऊपर आपका बिलीफ कितना है. फॉर एग्जांपल, मेरे फ्रेंड्स जो खुम्बू रीजन नेपाल के हैं, जो शेरपा कम्युनिटी है, वो यति में बिलीव करते हैं. और उनमें से कुछ लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने देखा है. ठीक है, कुछ ने यति के फुटप्रिंट की फ़ोटो निकाली है. ठीक है, सो ये सब तो होता है, बट बहुत शायद किसी ने देखा नहीं है या किसी ने देखा है तो बहुत कम है और कोई एविडेंस यति का अभी तक मिला नहीं है. ओके. ठीक है, बट लोकल लोगों की मान्यता है कि यति होता है और बाहर वालों को लगता है कि ये एक मिथ है. पर वहाँ के लोगों को अगर लगता है कि येती होता है तो क्या येती ने किसी को नुकसान पहुँचाया है वहाँ पर? नहीं, ऐसी स्टोरी कभी नहीं सुनी मैंने कि किसी ने यति को नुकसान पहुंचाया है. यति ने किसी को नुकसान पहुंचाया, बट मैंने ये ज़रूर सुना है कि यति ने 1-2 लोगों को हेल्प किया है. ओके. ऐसी स्टोरी सुनी है. लाइक किसी हाउ? माउंटेनियर कोई खो गया था तो उसको यति ने कुछ खाना छोड़ के चला गया. ऐसी स्टोरी सुनी है, बट इसका कोई एविडेंस और बैकअप नहीं है. बट लोकल स्टोरीज तो आप कहीं पे भी जाएंगे तो हर जगह लोकल एक्सपीरियंसेस, लोकल स्टोरीज होती हैं और वी डोंट नो वेदर दे आर ट्रू और नॉट. दे आर देयर एक्सपीरियंसेस, दैट इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर. या सर, आपकी जो टी शर्ट है वो लाइक उसमें कुछ लिखा है ओपन स्काईज नेचर्स मास्टर क्लासेस. बहुत ही आई कैचिंग है सर. सो ये क्या है एग्जैक्टली, कुछ बताएंगे सर? थैंक यू. ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने. सो ओपन स्काईज एक आउटडोर लर्निंग वेंचर है फॉर किड्स. Okay, which after having come from Everest and then completing the Ironman, along with a couple of my friends, I started this venture. ये basically एक educational program है ओके. for kids. आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, जो बच्चे हैं, privileged बच्चे हैं जो शहरों में रहते हैं, जैसे बॉम्बे में रहते हैं, वो बिल्डिंग में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बिल्डिंग के एक छोटे कंपाउंड में जाके स्लाइड में खेल लेंगे. कुछ बच्चे स्कूल में खेल लेंगे और उसमें स्कूल में भी ग्राउंड छोटे छोटे होते हैं, और या फुटबॉल क्लास में चले जाएंगे या बैडमिंटन क्लास में चले जाएंगे. स्कूल का सारा फोकस खाली एजुकेशन पे है, और एजुकेशन भी एकेडमिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम. मतलब साइंस, मैथ,
जोग्राफी, इसी के ऊपर फोकस होता है, इंग्लिश. However, at this age that I am in, and as some of you are at, you will realize कि जो आपने स्कूल में पढ़ना है उसका लाइफ में लिमिटेड वैल्यू है. उसके अलावा लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए. फॉर एग्जांपल, करेज चाहिए टू फेस डिफिकल्टीज, रेजिलियंस चाहिए कि जब टफ टाइम है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, आप कैसे हैंडल करेंगे. क्यूरियोसिटी, आपकी नई चीज़ें जानने की कितनी इच्छा है, राइट. क्योंकि आपने जो साइंस पढ़ा 20 साल पहले, 25 साल पहले, वो तो अभी रेलेवेंट नहीं, ऑब्सोलीट हो गया है, राइट. आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं. जब आप स्कूल में थे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, Obviously. right? So with every passing year, things will keep changing. So what you've studied in school becomes more and more irrelevant from from an academic education perspective. So you need to have curiosity to learn more, right? So these are what we call life skills. Okay, so problem solving. So these life skills are what make people successful adults. And successful does not mean only professionally successful. Yeah. Successful means successful in personal life also, right? Happy people, successful relationships. So these life skills, we try to train through outdoors as a medium. We take kids on camps. We use activities to help them learn these life skills. And then we have seen that kids who come back from our programs tend to become more confident. They are out of their comfort zone. They can handle life outside the comfort zone, and they start to appreciate things much better. So that is what Open Skies is. How many kids have enrolled till yet? Quite a few kids. We continue to have regular batches. We have short duration programs जो ओवरनाइट प्रोग्राम्स होते हैं और एक दिन के प्रोग्राम होते हैं, वो बॉम्बे के आसपास हम करते हैं. 5 दिन का प्रोग्राम जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, यंग एक्सप्लोरर प्रोग्राम, ये हम यूजुअली हिमालयाज़ में करते हैं. Okay. तीर्थन, मनाली के पास में, उत्तराखंड में, वेयर किड्स गो विदाउट देयर पेरेंट्स. Okay. They learn to become independent. They live in tents, they live in sleeping bags, they do activities, and they spend 5-6 days with us. And then they come back. When they come back, पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बच्चों को तुमने किया ये तो एक बिल्कुल अलग हो गए हैं, ठीक है, डिफरेंट दिख रहे हैं, डिफरेंट बन गए हैं. सो दे लर्न न्यू थिंग्स, दे कम बैक, दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट. एंड देन देयर इज अनदर प्रोग्राम दैट वी रन वेयर वी टेक पेरेंट एंड चाइल्ड अलॉन्ग, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स ने हमें ये कहा कि हमारे बच्चों में इतना चेंज हो रहा है, हमको भी करना है. So we now take some programs where there are parents and children together. For example, Everest Base Camp Trek पे parent and child come, and it's an amazing experience. They bond very well, and we've had some fantastic experiences. इसकी कॉस्टिंग क्या होती है? ये अलग अलग प्रोग्राम की अलग अलग कॉस्ट है. It ranges from 5,000 rupees to 50,000 rupees. प्रोग्राम बच्चों के प्रोग्राम्स में depends on number of days and where you are taking and what the involvement is. But frankly, the way we see this is the amount of value that gets added to kids is immeasurable, because this is real education. What is the value of that degree, like that certification? After that kid is getting a certificate, उसका advantage उसको और educational schools या college में और किसी चीज़ में है ऐसा? देखिए, पहली चीज़ तो कोई भी डिग्री की उतनी वैल्यू है जितनी आप उसको दोगे, राइट. हम डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री से क्या मिलता है हमको? खाली ये पता चलता है कि इसको ये आता है. समझिए, आपने अगर साइंस, बीएससी साइंस किया है फिजिक्स में, तो आपकी वो डिग्री क्या बोलती है कि इन्होंने इतनी पढ़ाई की है कि इनको फिजिक्स सब्जेक्ट अच्छे से आता है, राइट. यूज़ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, इसमें सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, उसकी गारंटी डिग्री से नहीं आती है, राइट. आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास करते हैं तो आपको अकाउंटेंसी अच्छे से आती है. आप अच्छा काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसकी डिग्री से पता नहीं चलती. ऐसे ही हमारा लाइफ स्किल्स प्रोग्राम है. लाइफ स्किल्स प्रोग्राम करने के बाद में ये पता चलता है कि बच्चों ने ये लाइफ स्किल्स लर्न की हैं, ठीक है. बट ये लाइफ स्किल्स ऐसी हैं कि ये एक्चुअली एप्लीकेशन होती है. तो इसकी वैल्यू वैसे तो बोलेंगे कि तो डिग्री की वैल्यू उतनी है जितनी नाम से. बट व्हाट वी हैव सीन इज दैट many good universities in India and overseas are actually recognizing the fact that kids have done beyond their regular school education. And some of our kids have actually gained by getting some very good early admissions, Okay. because they had done programs like these. More than the degree, the fact that that they are exploring and doing things better, and they are improved. I think those universities and colleges are recognizing.
and they are getting early admissions. डिग्रीज एंड स्किल्स सर, आज की जनरेशन की बात करें तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इवन इवन आई टॉक अबाउट द पेरेंट्स, डिग्री को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है कंपेयर टू स्किल्स. सो ये कितना गलत है? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये एक जनरेशनल इशू है इंडिया में. ये स्पेसिफिकली इंडिया की बात करते हैं. जनरेशनल इशू है. ये जनरेशनल इशू इसलिए है कि ये जो पेरेंट्स हैं, दे हैव स्ट्रगल्ड राइट इन देयर लाइव्स टू गेट एम्प्लॉयमेंट एंड टू स्टडी, and they want to make sure that their kids don't face those problems, right? So they want them to get the degrees that will those वो चाहते हैं कि उनको सारे वो सर्टिफिकेट मिल जाए जिससे उनकी लाइफ इजी हो जाए. Yeah. What they don't realize कि life is not going to become easy by degrees. Life is going to become easy when kids know how to handle difficult situations, right? But that is not taught in the schools and colleges. It is not taught in schools, it is not taught in colleges, so what is more important is, would you like to have a child who is a topper in school, who's got engineering top degree or top medical degree, but is unhealthy? Or would you like a child who's is top of the profession in terms of whether it's engineering, medicine, or management, or whatever you're talking about, but वो mentally unhappy है, right? Depression में रहता है. So a parent wants the child to be healthy and happy first, right? But क्योंकि उसका फोकस ही नहीं है एकेडमिक एजुकेशन और पूरे स्कूल सिस्टम में, तो नेक्स्ट बेस्ट क्या है? एक डिग्री है. Yes. So therefore they focus on degree. This is what we are trying to change through Open Skies. We are trying to tell parents and we are trying to provide a system where kids can develop to become healthy physically, mentally and emotionally. आप शार्क टैंक देखते हैं? नहीं, मैं शार्क टैंक नहीं देखता. आपका फेवरेट प्रोग्राम कोई इट इज अ टेलीविजन? नहीं, मैं ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं देखता टेलीविजन में, बट मैं आई वॉच अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट. माय फेवरेट पॉडकास्ट ऑन YouTube is Huberman Labs. Okay. And Huberman simplifies a lot of science about fitness, physical, mental, emotional things, and I watch that quite a bit. This will be also going to be a best podcast and favorite and, podcast. yeah, and I will definitely be following your podcast regularly. Yeah. So education by qualification आप engineer हो और professionally you went to banking. तो ये ओपन स्काइज की जो सोच है वो अचानक कहाँ से आई? Okay, that's a very interesting question. So, by qualification, I'm actually an engineer and a management graduate. So, I'm an MBA, specializing in systems and marketing. Yeah. I have no educational qualification in finance. But मेरे करियर में I kept on making choices of doing different things. And पहले मैंने टेक्नोलॉजी में काम किया, फिर बैंकिंग में एक अपॉर्चुनिटी मिला मुझे अच्छा, तो मैंने वो चूज़ किया एंड आई एन्जॉयड बैंकिंग. सो इन द प्रोसेस मैंने बैंकिंग टेकअप कर लिया. टू बी सक्सेसफुल इन बैंकिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड फाइनेंस. सो आई हैव लर्नड फाइनेंस ऑल्सो अ बिट. तो बेसिकली ये है कि आप कोई भी करियर चॉइस है या जो भी चीज़ कर रहे हैं, इफ़ यू वांट टू डू वेल, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अपस्किलिंग योरसेल्फ, राइट? जैसे मैंने माउंटेनियरिंग किया तो मुझे माउंटेनियरिंग नहीं आता था, तो आई टू ट्रेन माई सेल्फ एंड अपस्किल माई सेल्फ. मैंने आयरन मैन किया तो आयरन मैन के लिए मुझे स्विमिंग और साइकिलिंग इतना लंबा डिस्टेंस नहीं आता था, सो आई टू ट्रेन माई सेल्फ. सो एनीथिंग कैन बी अचीव्ड बाई फर्स्टली being curious, wanting to know what it requires. Secondly, being hungry to learn, saying कि मैं सीखना चाहता हूँ. And then thirdly is about consistency and discipline. You have to be consistent about putting in time and effort for learning, and discipline to do it even when you don't want to do it. Discipline is about doing things when you don't want to do it. तो अगर आपके पास ये ingredients हैं और आप ये follow करेंगे, तो usually you can learn anything, right? And there are many examples of this all over the world and everywhere. In our regular lives also we know that people do different things, right? So you can do that. Now, Open Skies is basically an educational program for kids. Now, how did this come into place? That's your question. Essentially, what happened is that after having climbed Everest, completed the Ironman, and people like you used to ask me कि आप ये कर रहे हो, इसका क्या फ़ायदा है?
एंड इट सेट अस थिंकिंग कि अच्छा यार मैंने इतना सब किया है, ये मैंने जो नॉलेज गेन किया, एक्सपीरियंस गेन किया, मैं कैसे शेयर करूँ किसी के साथ में. एंड लोगों ने बोला आप बुक लिख लो या पॉडकास्ट में आ जाओ, तो ऑफकोर्स ऑल ऑफ दैट आई कुड कंसिडर, बट आई ऑल्सो थॉट दैट यू नो one of the ways I could influence is influence kids, because if I can actually influence kids to learn these things, you know, it will have a generational effect. At the same time, you know, मेरे friends हैं, people I know जिनके बच्चे हैं, you know, and आए दिन हम लोग सुनते हैं कि अच्छा किसी का कोई कोई कॉलेज में किसी बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, हम सुनते हैं कि बच्चे यू नो डिप्रेशन में चल रहे हैं, कोई किसी ने सुसाइड कर लिया, राइट. ऑल ऑफ दीज आर रियल इशूज, राइट. आई मीन ये डिस्कशन का टॉपिक से ज़्यादा एक्चुअली रियल इशू है, हर दिन पेपर में आता है. what does it tell you? What it tells you is that these kids are not able to deal with the real challenges in life, right? कि आपने एग्जाम में पास हुए, फेल हुए, वो डर के मारे आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, या यू नो यू आर हैविंग रिलेशनशिप में इश्यूज, यू आर नॉट एबल टू हैंडल दोज, एंड these come from there. So I along with a couple of my other founders took a hard look at that and said, look, what can we do to change this, right? And so from these educational science perspective, we developed a program where we could influence kids. And let me give you an example. You know, our brains are hardwired to respond to something called fight or flight response, right? So whenever, for example, you know, अगर आप जंगल में हो और आपके सामने एक छोटा जानवर आ गया, तो आप उसको डंडे से भगा दोगे. डर लग रहा है बट आपने डंडे से भगा दिया. बट अगर टाइगर आएगा तो आप सोचोगे नहीं डंडे से भगाने का, आप सीधे भागोगे, राइट. तो हमारी ब्रेन वायर्ड है टू जनरेट अ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. बट आज की तारीख में बच्चे और रेगुलर पीपल डोंट लिव इन जंगल्स, राइट. वी लिव इन यू नो सिटीज, अर्बन एनवायरमेंट्स, वी आर गोइंग टू रेगुलर वर्क, एंड उसमें जब डेंजर आता है, और डेंजर क्या है कि अरे मैंने एग्जाम में ठीक नहीं किया तो क्या होगा, या मैंने कुछ गलत काम किया और ये मेरे से कुछ गलती हो गई, मेरी मम्मी ने पकड़ लिया तो क्या होगा, ये रिस्क है बच्चे के मन में. तो वो रिस्क में वो सेम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आ जाता है. तो आइदर द चाइल्ड बिकम्स डिफाइंट, मतलब वो बोलता है कि तो क्या हो गया, मैंने कर दिया, राइट, मैं आपकी सुनने नहीं वाला, रेबेलियस हो जाता है, या वो डिनाइल में होता है कि नहीं मैंने नहीं किया, झूठ बोलना शुरू कर देता है, right? And these develop into other problems. Yeah. Like we said, you know, drug abuse, substance abuse, suicide, depression, mental illness. All of these are results of these kind of situations, right? But what if kids were trained to understand ki what kind of danger, how to respond, right? And if you can distinguish कि कौन से डेंजर से एक्चुअली आपको रियल रिस्क होने वाला है, कि लाइफ रिस्क होने वाला है, कि क्या टाइगर आ गया, आप एग्जाम में फेल हो गए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हैंडल करना. सो व्हाट वी डेवलप्ड इज दिस प्रोग्राम वेयर वी आर एबल टू help train kids on how to handle these kind of issues. What happens when there is failure, right? How to handle failure. तो अब जब मैं छोटा था तब हम लोग हर रोज शाम को क्रिकेट खेलते थे. हर रोज क्रिकेट खेल रहे हैं तो कभी आप जीतते हो, कभी आप हारते हो. अब एवरी डे, यू नो, एवरी ऑल्टरनेट डे यू आर लूजिंग, so you become used to losing, right? If you become used to losing, then you can handle loss. Yeah. You can handle failure. But आजकल के बच्चों को तो वो जा रहे हैं एकेडमी में ट्रेनिंग करने, वहाँ तो लूज करते नहीं है, वहाँ तो खाली उनको सिखाया जाता करना है. तो यू आर नॉट लूजिंग, एवरी टाइम ओनली यू आर विनिंग, सो यू आर नॉट लर्निंग हाउ टू लूज. एंड इफ यू डोंट लूज, then how do you handle failure? So that is resilience, right? So we have developed a program where we focus on 5 key life skills: courage, which is, you know, handling fear; resilience, you know, how to handle difficult situations; problem solving, जहाँ real problems है life में उसको कैसे break down करके solve करना है; curiosity, to be able to think and ask questions and want to learn more; and we believe the 5th one is collaboration. मतलब क्योंकि आज के वर्ल्ड में आप अकेले काम नहीं कर सकते, सबके साथ काम करना है. So collaboration. So these are the 5 key life skills we focus on, and our programs are developed to deliver these through nature. And you know, nature is the best way of delivering. जहाँ पे outdoors में कोई mindsets नहीं है, और we use activities, adventure activities, for example, rappelling, rock climbing, river crossing, making tents, camps, and lots of activities to pass on these kind of learnings to kids in our camps.
So I have two major questions. Like it's a normal question. जिंदगी में पावर ज़्यादा ज़रूरी है या पैसा? ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा। ये डिपेंड करता है, चाहे वो पावर है या पैसा है, दोनों एक तरह से ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी, और दूसरी तरह से बहुत ज़रूरी है अगर आप उसको करेक्टली यूज़ कर पाओ, राइट। पैसा गिव्स यू पावर एंड पावर गिव्स यू मनी, बोथ हैपन्स, ओके, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू पुट इट टू गुड यूज़। अगर आप पैसे को यूज़ करके कुछ अच्छा काम करने वाले हो तो पैसा ज़रूरी है। अगर आप पावर यूज़ करके अपने किसी को इन्फ्लुएंस करके कुछ अच्छा काम करने वाले हो तो पावर ज़रूरी है। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, बट आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ज़रूरी क्या है। ज़रूरी है एक पर्पस होना, कि क्या पर्पस है आपकी लाइफ का और आप क्या करना चाहते हैं। एंड दूसरा ज़रूरी है कि पीस ऑफ माइंड। सो इफ़ पावर एंड money take away peace of mind and take away purpose, if power and money become the purpose, then both are not good. But if power and money can give you both peace of mind and purpose, then they're very good. सो सेकेंडली देर आर, अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूँ, इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिफिकेशन लेकर जब प्रॉपर मार्केट में आते हैं, लेकिन आजकल की जनरेशन को जॉब से ज़्यादा बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है. लाइक दे आर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमको एक्चुअली हमने इंजीनियरिंग की, हमने बीकॉम किया, हमने बी फार्म किया, जो भी, बट जो माइंडसेट होता है वो उनका बिजनेस का होता है, एंड बिकॉज ऑफ विच दे बिकम ब्लैंक. तो जब एक ह्यूमन बीइंग ब्लैंक हो जाता है करियर को लेकर या कोई भी एक सिचुएशन होता है, तो वो वहाँ से शुरू होती है डिप्रेशन या स्ट्रेस, और वहाँ से शुरू होता है एक गलत आदत है, जैसे कि हम स्मोकिंग कह सकते हैं, अल्कोहल कह सकते हैं, और वहाँ से होती है बर्बादी शुरू. तो जब जो फर्स्ट पार्ट है वो है ब्लैंक, तो वहाँ से सब शुरू होता है. जब एक ह्यूमन बीइंग ब्लैंक हो जाता है तो उस वक्त उसको क्या एक्शन लेना चाहिए कि वहाँ से वो प्रॉपर वे पर आ जाए? ये बहुत ही सही बात कही आपने और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मेरे थॉट्स इसके बारे में थोड़े सिंपल हैं कि जब आदमी ब्लैंक हो जाता है तो बेसिकली तब होता है जब उसके पास में एक लॉन्ग टर्म पर्पस नहीं है या लॉन्ग टर्म गोल नहीं है. हाँ. अगर एक लॉन्ग टर्म गोल है, ओके, तो ब्लैंक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. हाँ. तो जैसे आपने एग्जांपल लिया कि करियर, आपने कोई भी क्वालिफिकेशन लिया, आपको बिजनेस करना है, बट अगर आपका बिजनेस का लॉन्ग टर्म गोल है, आपको मालूम है कि मुझे बिजनेस करना और अच्छा करना है, ठीक है, और और क्यों करना है आपने डिसाइड करके रखा है, तो आपके पास अगर कोई सोल्यूशन नहीं भी आ रहा तो आपके माइंड में आपका गोल क्लियर है एंड यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट ऑल द टाइम. सो यू विल नॉट बिकम ब्लैंक. यू ओनली बिकम ब्लैंक वेयर यू डिड नॉट हैव अ गोल. आपने खाली ऐसे ही बोलने के लिए बोल दिया कि मुझे बिजनेस करना है, एंड देन यू गेट स्टक. तो आपको पता नहीं है, आपको कोई मोटिवेशन भी नहीं है क्योंकि आपको कोई क्लियर गोल नहीं था. तो गोल होना, एक पर्पस होना बड़ा ज़रूरी है. अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट वेरी ईजी टू हैव अ पर्पस एंड नॉट ईजी टू डिस्कवर द पर्पस ऑफ योर लाइफ. बट टिल देन वन मस्ट हैव वन गोल टूवर्ड्स विच यू आर फोकसिंग. गोल चेंज हो सकते हैं, बिकॉज वो माइंड से और जो हार्ट से वो कनेक्टेड. हाँ, हो सकते हैं चेंज. जिस दिन आपने अपना पर्पस और पर्पस डिस्कवर कर लिया और वो आपका गोल बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है. बट जब तक नहीं है तब तक आप जो गोल है उसकी तरफ तो वर्क करो. लक फैक्टर भी काम होता है सर. लक बिल्कुल काम आता है, बट बोलते हैं ना कि लक फेवर्स द ब्रेव, राइट. तो यू हैव टू हैव द करेज टू फॉलो योर ड्रीम्स. एंड बोलते हैं ड्रीम्स शुड बी बिग. सपना देखना है तो छोटा क्यों देखें. तो इफ यू ड्रीम बिग then and you're going to follow it, chances are you will get lucky. So Open Skies is open for all the people, like those who are blank for their career, whatever it may be, right? If I'm not wrong. So Open Sky is actually a program for kids between the age of 8 to 18. 8 to 18. Okay, like it is for only the for teenagers. kids. हाँ, yes. So because 8 इसलिए क्योंकि तब तक उससे पहले उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई होती है to be able to understand these things. And 18 इसके लिए कि उसके बाद में वो इंडिपेंडेंट है, खुद कर सकते हैं. Okay. Right? So 8 to 18, and it is not for career at all. Open Skies is for helping kids become happy, healthy, and emotionally, able to handle challenges. Any message you would like to give to our podcast, sir? I enjoyed speaking with you, Monish, but I want to share with everybody that I think it's important for one to have something called the growth mindset, which means willingness to learn,
and willingness to try new things and not giving up in the face of challenges. It's very easy to give up in the face of challenges. To pursue your goals in the face of challenges, that is the difficult thing. Doing easy things is never rewarding. Yeah. It is doing the difficult things which are rewarding. So therefore, my advice and my message to all of you is that, you know, find out what you find difficult to do it, and you will find a great sense of achievement. सो एक लास्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट को लेकर एक आया, जो लोग अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं, जो माउंट एवरेस्ट जाना चाहते हैं और वो पिक तक पहुंच गए, क्या वो वहाँ ड्रिंक कर सकते हैं? देखिए, जो माउंट एवरेस्ट का समिट है, उस सिचुएशन में जहाँ ऑक्सीजन लेवल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो सिचुएशन में उस समय आपकी बॉडी पूरी डिसफंक्शनल है. या आपकी बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग लाइक नॉर्मल. तो एनीथिंग दैट इज हार्मफुल टू द बॉडी देन will cause further harm. ओके. Okay, so anybody, I mean, एक सिप अल्कोहल लेने से कोई डिजास्टर नहीं हो जाएगा, but I think your question is whether they can drink, not at top, but once you come down, you can. I mean, Okay. what's the big deal? Vikas Dimri sir, you gave your precious time to us today, sir. Thank you for being the part of the podcast. Thank you very much, Mohanish. It Thank was lovely speaking to you. Thank you, sir. Thank you very much.